हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य की नगरी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाल पान की बेगम कहानी जो फणीश्वर नाथ रेणु की द्वारा लिखी गई है। यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि लाल पान की बेगम कहानी के जो प्रमुख पात्र थे वो कौन कौन थे। एक है बिरजू जो चंपिया का भाई है, और जो बिरजू की माँ है वह मुख्य नायिका और एक सशक्त महिला है। बिरजू के जो पिता है डरपोक किस्म का आदमी है जो अपनी चाह को हमेशा दबा कर रखता है। एक पड़ोसन की मखनी फुआ है जिसका कोई नहीं है, वह यहीं पर रहती है। और एक जंगू के पतोई है जो नया नया शादी हुआ है और जो बिरजू की माँ से बिल्कुल नहीं डरती है। और ग्रामीण के कुछ हैं जो लालेना की बीवी राधे की बेटी सुनरी सहुआई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मनी मन कूद रही थी अपने आंगन में। एक 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देर मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन के दुकान छुआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटे। दिया बाती की बेला हो गई है, आए आज लौट के जरा। बागड़ बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्चा की फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसके कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया न होकर तब न फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकुली बात फुआ की देह में धस गई और बिरजू के माँ के हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागड़ को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। आहा हाय हाय हर हर हाय हाय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती पनभरियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। निस्साफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे हाँ, बिरजू की मैया के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना। जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती थी, वह जरा गला खोलकर ही कहती है। फुआ, सबरे शीतल मिट्टी यानी सर्विंग सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पुतोहू जो है वो मुजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई
है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, खिलासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सिंह खुजलाती फिरती जंगी की पतोह। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोह की गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू के माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाग को गले से उतारकर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूडी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेहाल होती जाती है। गांव में तो अब ठेठर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुड़िया पुतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी। हट जाई, अरे चंपिया। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती। दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर चलती है। भक भक। बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक-भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलंडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुभुआती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह। जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सुनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुट्टा हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छुआ गुड़ की उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी। एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे न मुड़ी लिया गाते सुना। चाल सिखाने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़ों तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुण को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और माँ मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले, ए मैया एक अंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहटी फैलाई। दे ना मैया, एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को ही फेंकाती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी? चंपिया के माँ ने गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम ही नहीं। जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस के ओट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले, माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ।
सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोई टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के। यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दीदिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया माया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। राकस तुझे हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया, बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो जाती आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमसे सु। बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया। चंपिया, डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखा है। मुझे नाच देखने का शौक नहीं। मुझे जगायो मत कोई, मेरा मत्था दुख रहा है। मढ़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटने चुकी मुक्की लगाई। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुकी मुक्की लगाना सीख चुका है वह। उसने चंपिया के कान के पास मुँह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। साँझा तारा डूब रहा है, बापा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया झिट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया भी भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर गया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला, गाछ का सबसे बड़ा बैगन। उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो। महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे दर्रा, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा। मनौती दूनी करके चढ़ावेगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पतोहू की बातें चुभती है। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतोही चलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के पप्पा ने? गांव की भाई खोखियों की आंखें में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान। इतनी आंखें की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट काटा पर तौल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमाटोली में एक एक आदमी को समझा के कहा कि जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे। सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हैं।
सो गांव की किसी पुतखौनी का भरतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खासा भी नहीं। बिरजू के पप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमुकते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर के आग लगाने की धमकी दे गया है। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन के उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहरा जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि। चंपिया बिरजू सो गया क्या? यहाँ आजा बिरजू अंदर। तू भी आजा चंपिया। भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबड़ी बुझा दे। पापा बुलाए तो जवाब मत देना। खपच्चरी गिरा देना। भला आदमी रे, भला आदमी। मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़ के बैठ जाए। मुझे ज़मीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ मजदूरी ही अच्छी जवाब देती थी। बिरजू की माँ खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या। जोड़ू जमीन जोड़ के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। जो ऐसे गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मौज दिया है उसके मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके कसम से ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर 12 बैल हटरा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोट देखने के भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसा नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। वह खूब भी कुछ कम नहीं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। लो खूब देखो नाच। पथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरिया सब हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान। दाढ़ी जार भी। 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस की तस है। उसका घर वाला उसका बात में रहता है। वह बालों में गड़ी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास एक घूंट ज़मीन भी अपने इस गांव में। जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। अगहनी लोगों की बिखरिट से बचे तब तो। अगहनी एक धान की प्रजाति है। बाहर बैलों की घंटी सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए। उत्कर्ष होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों रे चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा हूँ। चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसाकर कहा। शायद गाड़ी भी है। गड़गड़ाती है ना। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप। गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी के छेद करके देख तो। आ चंपी भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झाँक आई। हाँ मैया गाड़ी भी है। बिरजू घबराकर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदरी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ ताड़ गई। जरूर मलदोहिया टोली में गांजे की चिल्लम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया हाँ। बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी न चिराग न चूल्हे में आग। बात क्या है। नाच देखने
उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जाग ही रहे हैं। बिरजू के माँ के मन में आया कि कि कस कर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले, धान की पचसी रख दे। धान की बालियों का छोटा डब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया वालो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। देर पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रूम रूम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबूसी की संपनी गाड़ी मोहनपुर होटिंग बंगला के हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंसीस टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। अपने खेत का? उलझी हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बलिया। मलदलिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंसीस तोड़ने समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है तू रे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म न बचे। क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवरात्र से पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? अरे ये लोग का सब कुछ माफ है। चिड़ई चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नवरात्र के पहले नया अन्न न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले चबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल! और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती? वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की ज़रूरत होगी। पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले, जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है। 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया, बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी, जरा घैसलाल में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे दे तो। हे फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहराती है? सारे टोले में बस एक ही फुआ ही तो बिना नात पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नात पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांकती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अपनी अंगीठी यहाँ सुखला जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना बगैर तो कुछ है नहीं। एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन। सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या, 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने। और एक वह है सहुआइन, राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटक भर तंबाकू रख कर चली गई। गुलाब बाग में ले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाते लगी।
चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेटरी टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठहा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू चंपिया। बेचारा शाम से ही, बेचारा मत कहो मैया, खूब सचा रहा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कतरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बापू साहब का। हे। बिरजू के टूटे दूध के दांत की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया, हा हा हा। सभी फिर ठहा कर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कौना गुण है, आधा दू फुआ। फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खूब मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे के देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छिट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बांधवाने लगा। बिरजू की माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मन टीका पहना है आज पहली बार। बिरजू के पप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं। मुंह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगे। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चूं चूं करके गड़गड़ाने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू के माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी घूर ताप रहा था। बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे टीसन वाली, तो रोती है काहे। बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आ जा, झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, बेचारी आ जा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी आऊँ। बांस की झाड़ी के उस पार लड़ेरा खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिल्लट का झुमकी कड़ा पहनकर चमकाती आ रही है। आ जाओ, जो बाकी रह गई है सब आ जाए जल्दी। जंगी की पतोहू, लरेना की बीबी और राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल के पिछड़ा पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लतार मारकर लंगड़ी बनाएगा पतोहू को। सभी ठहाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पतोहू को देखा। अब अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पतोहू का गौना 3 ही माह पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकालकर कहा, खा ले एक एक करके, सिमरा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव के बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की। खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी से कहीं दुत्ती की लता फूली है। जंगी की पतोहू ने एक बीड़ी सुगलाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पतोहू। ये चारों ही गांव के बैस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धनखेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे में मंटिके पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जरा भूल जाओगी। जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पतोहों ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनील ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया, और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा।
जंगी के पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया। चंदा की चांदनी बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी, किंतु कितनी प्यारी पुतोही है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांक ली और लाल साड़ी की झिलमिल किनारी मगटिका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो यहीं पर कहानी समाप्त होता है और देखने के लिए थैंक यू। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।